हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात करने वाले हैं कॉप 27। बड़े बड़े देश इसमें पार्ट ले रहे हैं। यूएन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस इजिप्ट में चल रही है, तो इसके बारे में डिटेल में हम जानेंगे। ओके, सो कॉप 27 कहाँ हो रही है? शर्म एल शेख इजिप्ट 2022 6 to 18 नवंबर। यहाँ पे आप मेरे बारे में जान सकते हैं। दिस इज़ माय टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे आप किसी भी तरह की क्वेरी के लिए मुझसे जुड़ सकते हैं। इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं भूपेंद्र यादव, जो कि इजिप्ट में पहुँच गए थे। चलिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का इम्पोर्टेंस जो है यूपीएससी एग्जाम में बढ़ चुका है। लेट्स क्रैक यूपीएससी में मैंने इसका पूरा सीरीज 17+5 क्लासेस का 2 प्लेलिस्ट आपको मिलेंगे। डिटेल में क्लासेस ली हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की, लेकिन ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्टैटिक होने के साथ साथ डायनेमिक भी है। आपको अपडेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये जो कॉप 27 है, ये आपके लिए एक नई अपडेट है, तो ये आपको मालूम होनी चाहिए। तो अपने नोट्स में इसको अपडेट कर लेना। और देखिए, अब इसमें बहुत सारी डेवलपमेंट्स होंगी जिनको मैं पाथफाइंडर पे कवर करती रहूँगी एक एक करके, कि क्या इसमें कहा गया, उसको हम क्रिटिकली एनालाइज करेंगे, हर तरीके से देखेंगे। तो यहाँ से आज के लेक्चर से हम ये शुरू करते हैं। शुरू करने का मतलब है इसको कि कहाँ से कॉप 27 में जब सारे देश गए तो कहाँ पे वो स्टैंड करते हैं, क्या क्या बातें वो यहाँ पे करने वाले हैं। तो इसके आगे की अभी डिस्कशंस और भी हो चुकी हैं, उन पे हम धीरे धीरे 1-2 लेक्चर्स और कॉप 27 पे जो है वो लेके आएंगे। ओके, नाउ सी, मोर देन 45,000 रजिस्टर्ड कॉप 27 पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो यहाँ पे पहुँचे, जिसमें 120 हेड्स स्टेट्स एंड गवर्नमेंट्स के हैं जो इस समिट को अटेंड कर रहे हैं। तो देखिए, 45,000 रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे पहुँचे हैं। इसमें आपके बड़े बड़े नामों में यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन, यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, सब लोग हैं। इंडिया के जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो यहाँ पे नहीं गए हैं, बल्कि वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव। 27 सेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस पार्टीज जो होगा वो 6 to 18 नवंबर ये चलने वाला है। तो वो इजिप्ट पहुँच चुके हैं। अब देखिए, 197 सिग्नेटरीज हैं किसके? यूएनएफसीसी के, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इनके हर 197 कंट्रीज की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। क्लाइमेट का प्रॉब्लम, आज क्लाइमेट एक्सट्रीमिटीज का प्रॉब्लम हर देश में देखा जा रहा है, बट द प्रॉब्लम्स आर डिफरेंट। अपने अपने कंसर्न्स हैं, अपने अपने इंटरेस्ट हैं। तो यहाँ पे हर देश एक नतीजे पे पहुंच पाए, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तभी ये डिस्कशंस होती हैं कि अल्टीमेटली कुछ ऐसा डिसीजन लिया जाए जो सबको मददगार हो। सो मेन स्टेक होल्डर्स, और यहाँ पे अलग अलग नेगोशिएटिंग ब्लॉक्स हैं जो आपको समझना है कि मेन स्टेक होल्डर्स कौन को हैं और कौन से अलग अलग ब्लॉक्स जिनकी एक जैसे प्रॉब्लम्स और कंसर्न्स और इंटरेस्ट्स हैं वो कौन से हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। तो फाइनली ये डिस्कशंस वहाँ पे शुरू हैं। तो सबसे पहले हम मेजर कंट्रीज़ के बारे में बात करते हैं। चाइना के बारे में बात करते हैं। चाइना कौन है? वर्ल्ड का इन्वायरमेंट के हिसाब से देखेंगे सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस एमिटर, सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज, यानी ग्लोबल वार्मिंग अभी यहाँ से सबसे ज़्यादा हो रही है। सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज एमिट चाइना कर रहा है। इस साल चाइना में सबसे हॉटेस्ट समर जो है वो मेजर की गई है, रिकॉर्ड। और नेशनल क्लाइमेट एडाप्टेशन प्लान जो है इन्होंने अडाप्ट किया है, और ये कह रहे हैं कि यस, चाइना इस चीज़ से अग्री करता है कि एक्सट्रीम वेदर जो है वो एक इंक्रीजिंग थ्रेट है। अब इस कंट्री में, चाइना में आप देखें, इन्होंने कोल का यूज़ जो है उसको इंक्रीज़ किया, क्योंकि यहाँ पे कुछ एनर्जी सिक्योरिटी के रिस्क थे। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने अक्टूबर में कहा था कि चाइना सपोर्ट करता है कि क्लीन एफिशिएंट यूज़ हो कोल का, कि मिनिमम पोल्यूशन उससे हो, मिनिमम नुकसान उससे इन्वायरमेंट को पहुँचे, बट दे वर यूजिंग कोल। जियोपॉलिटिक्स अलग लेवल पे चल रही है यहाँ पे, जैसे इनका ताइवान के साथ इश्यूज चलता रहता है, तो उसकी वजह से भी इनकी बायलैटरल टॉक्स जो हैं यूएस के साथ वो कहीं ना कहीं रुक गई। तो यहाँ पे कॉप 27 शुरू होने से पहले ये हालात हैं चाइना के। नेक्स्ट हम यूनाइटेड स्टेट्स को देखते हैं। चाइना के बाद वर्ल्ड सेकेंड बिगेस्ट एमिटर आता है कॉप 27 में। अगर आप देखेंगे, यूएस वर्ल्ड सेकेंड बिगेस्ट एमिटर आफ्टर चाइना, तो ये लोग भी कॉप 27 में आए हैं। और यहाँ पे कुछ डोमेस्टिक लेजिस्लेशंस इनके पास हुए कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट ये करेंगे क्लीन एनर्जी और ट्रांसपोर्टेशन में। वैसे डेवलप्ड नेशंस को जितना कहा गया है कि उनको स्पेंड करना है, बाकी देशों की मदद करनी है, पैसा मोबिलाइज करना है बाकी देशों की मदद के लिए, क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए, उतना यूएस नहीं कर रहा है। बट एनीवे, अब वो कह रहे हैं कि हम इसको कंसीडर कर रहे हैं।
प्रोविजन ऑफ द इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट IRA इनके प्रेसिडेंट ने साइन किया है अगस्त में ही, और यहाँ पे जो क्लीन एनर्जी में अभी तक ये जितना पैसा लगा रहे थे उस अमाउंट को ये ट्रिपल कर देंगे। इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को देखते हुए कार्बन एमिशंस को कम करेंगे बाय 1 बिलियन टन्स हर साल एनुअली इस डिकेड के एंड तक, यानी आने वाले 10 सालों के एंड तक ये काम ये करेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा है। यूनाइटेड स्टेट्स इज ऑल्सो पॉइज्ड टू रेटिफाई द किगाली अमेंडमेंट, ये भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये और भी इस तरह की कुछ डील्स को रेटिफाई करेंगे, जिसमें जैसे किगाली अमेंडमेंट हो गया, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स का यूज़ जो है वो कम होगा, फेस डाउन किया जाएगा। और इनका US का ये भी प्लान है, दे विल अनाउंस मिथेन रूल्स जो हैं ऑयल गैस सेक्टर के लिए, वो भी ये अनाउंस करेंगे। सो दिस इज वेयर यूनाइटेड स्टेट्स स्टैंड। नेक्स्ट इज यूरोपियन यूनियन। ग्रीन हाउस गैस एमिशंस फ्रॉम 27 यूरोपियन यूनियन में जैसे जितने भी देश आते हैं, अब ग्रीन हाउस गैस एमिशंस उनके 8% ये लोग करते हैं ग्लोबल टोटल का अगर हम देखें तो हर साल कम होता जा रहा है। अब इनके जो टारगेट्स हैं, जैसे नेट एमिशंस इनको कट करने हैं, 55% इनको अपने एमिशंस कम करने हैं 2030 तक। किन लेवल से? 1990 में जो लेवल था उससे 55% कम करना है 2030 तक, और ज़ीरो लाना है बाय 2050। तो अभी इस पे नेगोशिएट करना चाहते हैं, पॉलिसी किस तरीके से लाएंगे, अपने गोल्स को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। ऑल्दो ये अपने क्लाइमेट टारगेट को अपग्रेड भी करना चाहते हैं, बट इनके जब न्यू क्लाइमेट लॉज आ जाएंगे, अप्रूव हो जाएंगे, उसके बाद ये इसको अपग्रेड करेंगे। दैट्स व्हाट दे हैव सेट। और नेगोशिएटिंग एज अ सिंगल ग्रुप, अब इसमें जितने भी देश आते हैं ये ब्लॉक्स में आपको बता रही हूँ, ब्लॉक्स भी हैं, मेजर कंट्रीज भी हैं। यूरोपियन नेशन क्या है, सारे देश मिलके यूरोपियन यूनियन एज अ सिंगल एंटाइटी ये अपने जो भी कंसर्न्स हैं उसको रखता है और अपने टारगेट्स डिसाइड करता है। उसके बाद आगे आपका यूनाइटेड किंगडम, क्योंकि अभी अलग से बात करता है। अब यूनाइटेड किंगडम में अगर आप देखें काफ़ी पॉलिटिकल टर्मोइल हुआ है और कंट्री के क्लाइमेट गोल्स उससे इफेक्ट हुए हैं। एनर्जी सिक्योरिटी क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस एक अलग से यहाँ पे चल रहा है। 2019 में ब्रिटेन ने प्लेज लिया था नेट ज़ीरो एमिशंस का कि 2050 तक हम नेट ज़ीरो एमिशंस करेंगे, यानी कमिट किया था लास्ट ईयर 78% रिडक्शन 2035 तक। 78% रिडक्शन किन लेवल से? लेवल्स यहाँ पे सबके 1990 लेवल्स हैं यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड किंगडम के लिए। अक्टूबर में इन्होंने अनाउंस किया ऑयल गैस लाइसेंसिंग नॉर्थ सी में, लेकिन इट वुड नॉट इंटरफेयर विद क्लाइमेट एमिशंस। तो ऑयल गैस लाइसेंसिंग के बाद भी इन्होंने कहा कि उनके जो क्लाइमेट टारगेट्स हैं उसमें कोई भी हैम्पर नहीं, इंटरफेरेंस जो है वो नहीं होगी। लेकिन अभी यहाँ पे नया पॉलिटिक्स थोड़ा चेंज हुआ है, तो प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक किस तरीके से एनर्जी पॉलिसी को लेके जाते हैं आगे, वो भी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। अब जैसे किंग चार्ल्स काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंट पर काम करते थे, वो यहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए हैं। इंडिया की बात करें, इंडिया का एजेंडा COP27 समिट में क्या है? यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री, तो जैसे आपको पता है प्रधानमंत्री तो नहीं गए, हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री गए हैं। तो यहाँ पे काफ़ी डिस्कशंस होने वाली है और हमारा मेन यहाँ पे एक फोकस रहने वाला है फाइनेंसेस पे, कि क्या डेफिनेशन है इन फाइनेंसेस की, कि डेवलप्ड देश जो है वो फाइनेंस करेंगे, क्योंकि वो हेल्प एज अ एड आएगी, एज अ ग्रांट आएगी या एज अ लोन आएगी। क्योंकि डेवलप्ड देशों को जब हमने डिसाइड किया कि वो पैसा पास करेंगे, या तो टेक्नोलॉजी देंगे डेवलपिंग कंट्रीज को या फिर फाइनेंस में हेल्प करेंगे, लेकिन वो एड हेल्प की जगह क्या करने लगे हैं? सिर्फ लोन्स देने लगे हैं कि आपको कभी ना कभी वो पैसा उनको वापस लौटाना है। तो इंडिया थोड़ा इस पे फोकस कर रहा है कि वेदर दिस फाइनेंस सिस्टम इज एज लोन और एज एड। तो डेवलपिंग कंट्रीज जिसमें इंडिया भी है, वो रिच कंट्रीज को पुश करेगा कि आप नए क्लाइमेट फाइनेंस टारगेट्स जो हैं वो लेके आओ। न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल ऑन क्लाइमेट फाइनेंस NCQG। तो यहाँ पे ट्रिलियंस जो है ऑफ पैसा जो है वो यहाँ पे मूव होना है, बट किस तरीके से होगा, किस तरीके से क्लाइमेट चेंज को यहाँ पे नई पॉलिसीज़ को अडाप्ट किया जाएगा, तो इंडिया का फोकस उस पर रहेगा। तो क्लाइमेट फाइनेंस, ऑल द मनी रिक्वायर्ड टू फंड एक्शंस नीडेड टू फाइट क्लाइमेट चेंज। देखिए, आपको कोई भी काम करना है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, यू नीड मनी, यू नीड फंड्स। ये फंड्स कहाँ से आएंगे? क्योंकि डेवलप्ड देशों को हम जिम्मेदार ठहराते हैं कि हिस्ट्री में उन लोगों ने बहुत पोल्यूशन की है, जिसका खामियाजा आज बाकी छोटे देशों को, पुअर देशों को, डेवलपिंग देशों को भुगतना पड़ रहा है। तो उनको उसको कॉम्पनसेट करना चाहिए, तो उसके लिए पैसा चाहिए, क्लाइमेट फाइनेंस चाहिए। तो मनी किसके लिए चाहिए?
इन क्लाइमेट वाली चीज़ों को मिटिगेट करने के लिए, अडेप्ट करने के लिए, एक्शंस मॉनिटर करने के लिए, ताकि हम 2 डिग्री सेल्सियस प्री इंडस्ट्रियल टाइम से टेम्परेचर को कम रख पाएँ, उससे ज़्यादा राइज ना हो। अब ग्लासगो में जो मीटिंग हुई थी वहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज़ को कहा गया था, डेवलपिंग कंट्रीज़ ने डेवलप्ड कंट्रीज़ को कहा था कि एटलीस्ट 1.3 ट्रिलियन US$ हर साल आप फ्रॉम 2030 ऑनवर्ड्स जो है उसको मोबिलाइज करो क्लाइमेट चेंज के लिए। अब डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं उन पे एक ऑब्लिगेशन है बिकॉज ऑफ दिस हिस्टोरिकल ब्लंडर कि आपको हेल्प करनी होगी। 2020 का डेडलाइन जो था 100 बिलियन प्रॉमिस किया गया था, $100 बिलियन, वो ऑलरेडी पास हो चुका है और कोई हेल्प जो है वो नहीं मिली है। सो इस मीट में इंडिया एक और, ये देखिए ये बहुत टर्म इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के लिए, लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, ये ज़रूर आ सकता है इस पे सवाल, क्योंकि इंडिया ये मंत्र लेके आया है, ये टर्म हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा कॉइन की गई है, जिसको शॉर्ट में कहा गया LIFE, यानी लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, कि हमारा किस तरह का लाइफस्टाइल होना चाहिए अच्छे इन्वायरमेंट के लिए। तो यूनाइटेड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में इंडिया इस पे एम्फसाइज करेगा, हर देश को बोलेगा कि ज्वाइन करो इस लाइफ मूवमेंट को। इट इज़ प्रो पीपल प्रो प्लैनेट एफर्ट, जिसमें जो माइंडलेसली हम चीज़ें वेस्टफुल तरीके से यूज़ करते हैं, कंजम्पशन करते हैं, उसको हम कम कर सकें, सस्टेनेबली आगे मूव कर सकें। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइफ के बारे में, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट क्या है आपको मालूम होना चाहिए, और COP27 में सामने निकल के आया है, ये भी आपको पता होना चाहिए किसका इनिशिएटिव है। इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने ये भी स्टेट किया कि यहाँ पे जो ये भी पूरा फाइनेंसिंग का सिस्टम है, इस पर भी डिस्कशन जो है वो होगा। अब ये मेजर कंट्रीज़ थी, इसके बाद आपके कुछ अलग अलग नेगोशिएटिंग ब्लॉक्स भी हैं यहाँ पे, जैसे G77 प्लस चाइना है, यहाँ पे 77 डेवलपिंग कंट्रीज़ साथ में जुड़ी हैं, और चाइना यहाँ पे है, जिनकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बात करते हैं कि हर देश का अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। पाकिस्तान में बहुत डिजास्टर्स फ्लड्स आए, बहुत नुकसान हुआ, तो वो कॉम्पनसेशन चाहता है। अम्ब्रेला ग्रुप, ये जो अलायंस है, इसमें कुछ नॉन यूरोपियन यूनियन डेवलप्ड कंट्रीज़ भी हैं, जिसमें यूरोपियन यूनियन के देश नहीं हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, जापान, रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स। अफ्रीका का ग्रुप जो है अफ्रीका UN मेंबर्स, वो क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए और भी अलग तरीके से पुश करने वाले हैं। तो ये बाकी के कुछ नेगोशिएटिंग ब्लॉक्स हैं, जैसे स्मॉल आइलैंड स्टेट्स का ब्लॉक है, इसको बोला जाता है AOSIS, ओके, अलायंस ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्री के लिए। इसमें वो देश हैं जिनके क्लाइमेट इफेक्ट के लिए सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं, जहाँ पे सी लेवल राइज और कोस्टल इरोजन हो सकता है, हो रहा है। इंडिपेंडेंट अलायंस ऑफ लेटिन अमेरिका एंड कैरिबियन है, इसको AILAC ब्लॉक कहा जाता है। बाकी के डेवलपिंग कंट्रीज़ यहाँ पे हैं जो ग्रेटर क्लाइमेट एम्बिशन रखते हैं और ज़्यादा फंडिंग रिचर नेशन से चाहते हैं। फिर आपके लीस्ट डेवलप्ड कंट्री ग्रुप आ जाता है, इसमें 46 नेशंस हैं जो क्लाइमेट चेंज को लेकर बहुत वल्नरेबल हैं। वो भी डिमांड कर रहे हैं कि उनके देश में जो लॉस डैमेज हो रहा है उसको कॉम्पनसेट किया जाए। वो भी रिच नेशंस को चाहते हैं कि अपना जो अमाउंट है हेल्प का उसको डबल कर दिया जाए। पारिंग पास्ट कोल अलायंस, इसको आगे लेके जा रहा है ब्रिटेन और कनाडा। 41 नेशंस हैं, लोकल गवर्नमेंट्स हैं, कंपनीज़ हैं जो क्लीन एनर्जी में ट्रांजिशन के लिए उन्होंने प्लेज किया है कि हम होंगे, ताकि एनर्जी, अब देखिए एनर्जी क्राइसिस UK में चल रहा है, उससे ये सारी चीज़ें थोड़ी हैम्पर हो रही हैं। हाई एम्बिशन कोलिशन है, मार्शल आइलैंड्स इसको चेयर कर रहा है, और इसमें मेंबर्स जैसे कोस्टा रिका, यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन, यहाँ पे ये बोल रहे हैं मोर प्रोग्रेसिव एमिशन टारगेट्स। तो मतलब जो डेवलप्ड देश हैं वो सबको बोल रहे हैं एमिशन कम करो, एमिशन कम करो, और खुद जो उनका फाइनेंस का है उस पर ज़्यादा जोर नहीं दे रहे। तो ये चीज़ें यहाँ पे डिस्कस होनी चाहिए, राइट। तो अब देखते हैं आगे, मैं थोड़े 1-2 पार्ट इसके और लेके आऊँगी कि COP27 में क्या हुआ, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये फिलहाल जब ये मीटिंग्स शुरू हुई हैं तो यहाँ तक सिचुएशन है, ये ब्लॉग्स हैं, ये सब ये डिस्कस करने वाले हैं। बाकी आप अपनी प्रिपरेशन हमारे साथ आसान बना सकते हैं। बेस्ट एजुकेटर्स इंडिया के आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन वीरो UPSC कोड है, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, मुझसे मेंटोरशिप चाहते हैं, मुझे टेलीग्राम पे कनेक्ट कीजिए। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन, ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन, नवंबर एक्सटेंशन ऑफर, अगेन आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। बैच भी हमारा 10 नवंबर से शुरू हुआ है। CSAT आप अलग से ले सकते हैं। यहाँ पे एक IAS ऑफिसर हैं जो टॉपर्स को एक दिन के लिए मेंटोर करेंगे 13 नवंबर को, जो आपका टेस्ट होने वाला है। 0% EMI पे भी आप कोर्स ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज़ में एनरोल कर सकते हैं। एंड आई होप यूल टेक पार्ट इन दिस अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप। ये आपका नेक्स्ट गोल है, आप मेरा कोड यूज़ करके इसमें खुद को वीरो UPSC एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।